दोस्तों इंडिया में 80% लोग जब भी बाइक या कार खरीदे तो वो अपना जो भी अमाउंट रहता है उसको ईएमआई के थ्रू देना पसंद करते हैं। दोस्तों जो भी बाइक का जो अमाउंट रहता है उसका 20% या फिर 25% अमाउंट दे देते हैं कैश में, और बाकी का जितना अमाउंट बचता है उस अमाउंट को लोन करा लेते हैं। और जो भी लोन के जो हर महीने की जो किस्त आती है वो हर महीने किस्तों में पैसा देना पसंद करते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जब रेगुलर हम हर महीने उसकी किस्त को देते हैं, कभी ऐसा टाइम आता है जब हम अपनी किस्त को नहीं दे पाते टाइम के ऊपर या फिर नहीं भर पाते, फिर आगे हम भर भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों अगर आप पूरी किस्त अगर आपने बाइक खरीदी है, अगर बाइक की जो किस्त अगर आप टाइम के ऊपर नहीं भरते या फिर आपने आधी किस्त भरी है, फिर आधी किस्त भरने के बाद उस किस्त को बंद करते नहीं भरते हैं, तो दोस्तों आपके साथ बैंक वाले क्या कर सकते हैं या फिर आपने जिस डीलर से बाइक खरीदी है वो डीलर आपसे क्या करेगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं उसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप कोई बाइक ईएमआई के थ्रू खरीदते हैं तो दोस्तों डीलर के पास आप जाते हैं तो डीलर आपसे दो तरह का लोन कराता है। जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे फाइनेंस के ऊपर लोन फाइनेंस कराना, गाड़ी के ऊपर फाइनेंस करा के मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो फाइनेंस करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको बैंक के थ्रू यानी कि सीधा आपके बैंक से ही आपकी ईएमआई हर महीने कटेगी। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि डीलर जब आपका जो भी एग्रीमेंट वगैरह सब बनाता है तो उसके साथ क्या करता है कि जो भी लोन का जो अमाउंट रहता है वो किसी फाइनेंस या किसी बैंक में अप्रूवल लेके पास नहीं कराता है। वो अपनी रिस्क के ऊपर अपने ही प्रोग्राम से वो आपकी जितनी भी हर महीने की जो ईएमआई रहती है उसको कन्वर्ट करके आपको हर महीने कैश में उस कंपनी के अंदर आपको जमा कराने पड़ते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कैश हर महीने जमा कराते हैं या फिर बैंक से ईएमआई करती है तो उससे क्या होता है, ये दोनों पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई बाइक खरीदते हैं और आपके बाइक का जो लोन अमाउंट है आप कैश में अगर डीलर के पास जमा कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप रेगुलर बेस पे ईएमआई जमा कराते हैं, मान लीजिए 5-6 महीना आप ईएमआई जमा करा चुके हैं, उसके बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली डीलर के पास जाके बोल सकते हैं कि ये महीने मैं ईएमआई नहीं भर सकता हूँ, मैं आपकी ईएमआई दूसरे महीने 2 ईएमआई एक साथ में पे कर दूंगा। तो ऐसे में डीलर क्या होगा कि डीलर आपस में समझ जाएगा और आपको मिनिमम उसके ऊपर जो भी दिन के हिसाब से 2 दिन का 20 रुपये का हिसाब से वो ब्याज लगता है, वो आपको एक महीना का 20 रुपये के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 600 रुपये आपको सिर्फ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और आपको अगले महीने यानी कि एक महीने की आपको मोहलत मिल जाएगी। ऐसे ही फिर आप रेगुलर ईएमआई अगर देते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपने रेगुलर ईएमआई नहीं दी, पहली ईएमआई आपने मिस कर दी, उसके बाद दूसरी ईएमआई भी अगर आप नहीं भर पाते तो आपको कॉल करके आपको बताते हैं कि आपकी दूसरी ईएमआई पेंडिंग है, प्लीज़ आप पेमेंट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पेमेंट के लिए। फिर थर्ड ईएमआई जब आती है तब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो थर्ड ईएमआई आप नहीं भरते हैं तो फिर आगे एक नोटिस जारी होता है जो कोई कॉल टू एक्शन नोटिस जो बोलते हैं वो जारी होता है, जिसके तहत अगर आप आगे उस नोटिस के आने के बाद अगर आप रेगुलर ईएमआई भरते हैं टोटल ब्याज के साथ तो ठीक है, नहीं तो आपको 7 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी बाइक है उस बाइक को वो डीलर लेके जाते हैं और वहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो फिर आपकी बाइक भी जाती है, बचा हुआ जो भी पेमेंट आपने किया हुआ है वो पेमेंट भी आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आप जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होए तो आप रेगुलर सिर्फ ईएमआई देते रहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस इसमें हो सकता है। दोस्तों दूसरा जो आता है बैंक के थ्रू, अगर आपका बैंक के थ्रू अगर करवाता है कोई भी तो बैंक से आपकी हर महीने की ईएमआई रहती है, तो वहाँ पे हर महीने आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, वहाँ पे आपको कोई ऐसी छूट नहीं मिलेगी। तो आपकी पहली ईएमआई अगर नहीं भर रहे, दूसरी ईएमआई नहीं भर रहे, तीसरी ईएमआई भी नहीं भर रहे, ऐसे 3 ईएमआई तक बैंक वाले कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन तीसरी ईएमआई के बाद दोस्तों अगर फिर भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक नोटिस जारी होता है, जो कि 90 दिन के पीरियड के बाद एक नोटिस जारी होता है, हर लोन के ऊपर होता है। वैसे ही एक नोटिस जारी होता है, वही नोटिस के अंदर वही सब सारा लिखा रहता है कि अगर आप रेगुलर पेमेंट करते हैं तो आपको 15 दिन या 1 हफ्ते का ऐसे ही टाइम दिया जाता है। अगर उससे उस टाइम पीरियड के अंदर आपका टोटल ईएमआई जो भी 3 महीने की ईएमआई बाकी है उस ईएमआई को अगर पे कर देते हैं और रेगुलर आगे से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, नहीं तो आपकी बाइक को हफ्ता या फिर 15 दिन के अंदर आपकी बाइक को उठा के बैंक वाले लेके जाते हैं, जहाँ पे
आपको जो पेमेंट आपने जो ऑलरेडी दे चुके, जो कि डाउन पेमेंट बोलते हैं, आप 25% या 20% जो भी पेमेंट दे चुके हैं, वो पेमेंट आपको वापस वहाँ पे नहीं मिलता है, आपका वो भी अमाउंट चला जाता है और बाइक भी चली जाती है। तो दोस्तों बाइक का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइक को लोन पे ले तो बाइक की ईएमआई नहीं भरेंगे तो आपकी बाइक जा सकती है, आपकी बाइक आपको वापस नहीं मिलेगी जब तक आप अपना पूरा अमाउंट नहीं देते हैं। वो भी उनके पीरियड के ऊपर, वो आपको गाड़ी लेके जाने के बाद भी एक वार्निंग देते हैं कि 1 महीना या 2 महीने तक, अगर उनका जो भी टाइम पीरियड रहता है, महीना या 2 महीना, सबका अलग अलग रहता है, उस टाइम पीरियड के अंदर आप पेमेंट अगर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो गाड़ी को वो लोग आगे बेच देते हैं, नीलाम कर देते हैं और आपकी बाइक का आपको पूरा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।